Hi kids, how are you? Welcome back to online classes. Today's topic is equilateral forest यानी भूमध्य रेखीय वन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, कैसी वहाँ पे लोकेशंस है और वहाँ की प्लांट लाइफ कैसी है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, ह्यूमन लाइफ कैसी है, वहाँ कौन सी खेती होती है, इस सब चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकेशन, कोई भी जगह है तो उसकी लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, कैसे। तो द इक्वेलेटरल रेन फॉरेस्ट रीजन एज द नेम इंडिकेटेड, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये आर द फाउंडेड नियर द इक्वेटर 0 डिग्री एंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। 10 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दोनों तरफ इक्वेटर के दोनों तरफ मिलते हैं ये वाले। तो द इक्वेलेटर रीजन्स फॉल इन द टॉरिड जोन, ये टॉरिड जोन में पाए जाते हैं। सो रिमेन हॉट एंड वेट, गर्म और गीले रहते हैं, वो बारिश होती रहती है ऑल द थ्रो ईयर्स, गर्म भी रहते हैं और बारिश भी होती रहती है तो पूरा साल। इट्स लुक्स एट द मैप केयरफुली, अभी आप मैप को देखें एक बार केयरफुली बहुत अच्छे से। यू विल बी एबल टू सी दैट इट द स्प्रेड्स ओवर द पार्ट ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स। ये सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। देखते हुए आप कुछ इसमें एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो एशिया इन द साउथ अमेरिका में देखते हैं पहले, ठीक है, या पहले एशिया में देख लीजिए। एशिया के अंदर पाए जाते हैं ये मलेशिया में। एशिया में जब कहाँ पाए जाते हैं ये, तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पार्ट ऑफ इंडिया, ये इनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद इन अफ्रीका में जब मिलते हैं तो अफ्रीका के जो द रेन फॉरेस्ट कवर द एंटायर कांगो जारे बेसिन्स होता है एंड गिनिया कोस्ट इन द वेस्ट अफ्रीका। उसके बाद साउथ ये इसमें पाए जाते हैं अमेरिका में। तो वहाँ की जो है लोकेलिटी कहाँ पे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। और लास्ट बचता है इसका पोर्शन जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। लेट्स टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। अब वहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ द इक्वेलेटरल रीजन इज द हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल। द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई बिकॉज of the high rate of the evaporations from the large river ponds see the transpirations from the plants। यहाँ पर जो इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर गर्म और चिपचिपी सी जो ह्यूमिड होती है, ह्यूमिड पूरा साल ऐसे रहता है। और यहाँ पे दिन और रात बराबर रहते हैं क्योंकि सबको पता है इक्वेटर पे सन की जो रेज हैं वो सीधी गिरती हैं, तो वहाँ पे सीधी करने पड़ने के कारण वहाँ के जो डेज और नाइट वो इक्वल ही रहते हैं। और दूसरा जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि नदियाँ हैं वहाँ पे, इवापोरेशन काफ़ी होता रहता है। बारिश होती है, बारिश से नदियों में पानी आता है, पॉन्ड्स में पानी आता है और इसकी वजह से वहाँ पे क्या वाष्पीकरण होता रहता है और वाष्प उत्सर्जित होती रहती हैं, ऐसे ऊपर मतलब पानी निकलता रहता है पेड़ों से। तो रेनफॉल इज़ हैवी थ्रू आउट द ईयर। द एवरेज इज़ 250 एंड 350 एनुअली cm, मतलब cm सेंटीमीटर। 250 से 350 के बीच में यहाँ हर साल होती रहती है सेंटीमीटर। और रेनफॉल जो है वो बहुत ही थंडर स्टॉर्म के साथ आती है, गर्जना के साथ होती है। और इस जो टाइपिकल इक्वेलेटर बेल्ट है इसके आसपास, तो यहाँ पे एक ही सीज़न बना रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड वाला। ऐसा होता है सुबह सूरज गर्म हुआ, शाम तक होते होते वो बहुत गर्म हो जाता है, दोपहर के बाद वहाँ बारिश होनी ही होनी होती है। तो
ठीक है, ये वहाँ पे कहीं क्या रहता है आपका, ऐसा मौसम रहता है। नेक्स्ट इज द प्लांट लाइफ। सिंस द रीजन्स receive rainfalls through the years, they are the luxuriant growth of the natural vegetations। यहाँ पर सारा साल बारिश होने की वजह से जो शानदार घने बिल्कुल और तेज़ी से विकास होने वाले प्राकृतिक तौर पर वनस्पति मिलती है। द इक्वेटर रीजन्स इज एन एवरग्रीन रीजन्स एज वेल। ऑल these trees remain the green and do not shed their leaves at the same times। कहता है कि जब इस रीजन्स में जो हरे पेड़ हैं वो सारा साल हरे रहते हैं और ये अपने पत्ते कभी नहीं छोड़ते, नहीं गिराते। द ट्रीज ग्रोज इन डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम फॉर्मिंग द सेवरल लेयर्स। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग हाइट ऊंचाई के यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स के जो होते हैं, कई परतों वाले पेड़ होते हैं। द ट्रीज ऑफ दिस रीजन्स आल्सो हैव द ब्रॉड लीव्स एंड थिक ब्रांचेस। यहाँ के पेड़ों की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे चौड़ी पत्तियाँ और घनी टहनियाँ पाई जाती हैं। फॉर्मिंग अ कैप्रिकॉर्न कैनोपी एट देयर टॉप्स। उनके उस पर जो एक जैसे एक मंडप होता है ना, इस तरीके से चोटी बनी हुई होती है। द mosses and lichens grown on the stem trunks। तो यहाँ पे जो उसके काई जमी होती है, काई समझते हैं ना आप लोग, वो ग्रीन ग्रीन सी जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो वहाँ पे जम जाती है। इनके तनों पर काई जमी होती है और इनके पेड़ जो पत्तियाँ होती, ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर भी, क्योंकि सारा साल बारिश होती है तो बारिश में चिपचिप हो जाए, बारिश में काई लगना एक नेचुरल सी बात है। तो इन्हीं जो इक्वेलेटरस फॉरेस्ट है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी हैं, क्योंकि यहाँ पे इबोनी, महागोनी जैसे पेड़ पाए जाते हैं जो काफ़ी उसमें काम आते हैं इंडस्ट्रीज एरियाज़ में। और यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे कीपर्स पाए जाते हैं, ऑर्चार्ड पाए जाते हैं, लंबे पेड़ पाए जाते हैं और यहाँ तो ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजर काफ़ी मिलता है। ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो 28% ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे एवरग्रीन यानी इक्विलेटरल्स फॉरेस्ट करते हैं। 28% टोटल ऑक्सीजन का 28% अकेले एवरग्रीन यानी ये आपके इक्वेटोरियल्स फॉरेस्ट करते हैं। तो इनको वैसे सारा साल पानी बरसने की वजह से इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट बरसाती वन। वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीव जो भी है आपके जीवन, वो कैसा रहता है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जिसमें आपके इंसेक्ट होते हैं अलग तरीके के, अलग वैरायटीज़ की, जिसमें बटरफ्लाई, मॉस्किटो, स्पाइडर्स, अलग अलग टाइप्स के आपके यहाँ पे क्या है इंसेक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद बड़े एनिमल्स लाइक द गोरिल्ला, चिंपैंजी, वाइल्ड पिग, ओक्यूप्स इसी रीजन में पाए जाते हैं। और द फेमस एनाकोंडा स्नेक इज आल्सो इनहैबिटेड ऑफ द अमेजन बेसिन ऑफ द साउथ अमेरिका। यहाँ पे साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन में एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप पाया जाता है। और गोरिल्ला फाउंड इन द वेस्ट अफ्रीका, गोरिल्ला अफ्रीका के अंदर वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरे बड़े जानवर हैं जैसे जैगुआर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिफेंट्स फाइंड इन दिस रीजन्स। और द लार्ज वैरायटी ऑफ द मंकीज एंड कलरफुल बर्ड्स इज़ फाउंड देयर। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के मंकी भी पाए जाते हैं और बर्ड्स भी पाई जाती हैं। ह्यूमन लाइफ्स, जो मानवीय जीवन है वो कैसा है यहाँ पे।
तो इक्वेलेटर रीजन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टीनी पॉल्यूटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है क्योंकि सारा साल बारिश होती रहती है, इस वजह से भी यहाँ पे दिक्कत आती है पॉपुलेशंस के में। तो यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। और इसके बाद सम द एरियाज सच एज द अमेजन बेसिन एंड जारे बेसिन इन द मैनी लार्ज islands of the Indonesia and Philippines have the extremely spare population due to dark, dense and damp forest। यहाँ पे जो है कम कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे अमेजन बेसिन है, जारे बेसिन है और इंडोनेशिया के कुछ बड़े द्वीप हैं, फिलीपींस है, इनमें बहुत ही कम विरल तरीके की यानी कि कहीं कहीं विरल तरीके की कम आबादी वाली यहाँ पे कम आबादी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है या फॉरेस्ट लगा लो, वन है, वो काफ़ी घने और नम होते हैं, तो अंधेरा रहता है उसकी वजह से। बंटू ट्राइब्स एंड फाउंड इन द जारे बेसिन। जारे बेसिन के अंदर बंटू ट्राइब पाई जाती है, आदिवासी पाए जाते हैं बंटू के। द इंडोनेशिया आइलैंड इन द सुमत्रा पॉपुलेटेड बाय द जावा एंड द कूबाज। जो इंडोनेशिया है उसके अंदर कूबाज और जावा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपका वो है कि जारे बेसिन के अंदर कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम क्यों है। वो इस वजह से कम है क्योंकि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी संघन हैं, घने हैं, जिसकी वजह से सूर्य का जो प्रकाश है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो अंधेरा रहता है और नमी बनी रहती है। और वहाँ पे बंटू ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं। क्यूबा भी वहीं पाई जाती है, लेकिन ये पाई जाती है आपकी इंडोनेशिया आइलैंड्स के अंदर। ओके। एग्रीकल्चर, अब वहाँ पे लोग रहते हैं तो एग्रीकल्चर भी करते हैं, खेती भी करते हैं। अब क्योंकि टाइम के साथ साथ वहाँ भी डेवलपमेंट होने लगी है, तो वहाँ दो तरीके की खेती की जाती है, शिफ्टिंग एंड प्लांटेशंस। शिफ्टिंग में क्या होता है कि थोड़े दिनों के लिए किसी जगह को साफ़ किया और वहाँ पे खेती करनी शुरू कर दी। वहाँ की जब जो उपजाऊ ज़मीन ख़त्म हो गई है उसके बाद फिर दूसरी जगह साफ़ किया तो वहाँ से फिर उसको दोबारा से शुरू कर दिया। और प्लांटेशन में एक ही जगह पे पहले लगाया जाता है, फिर वहीं से उसको क्रॉप्स पैदा की जाती है। तो पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट करते हैं कि शिफ्टिंग जो क्लाइमेशंस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। सम पीपल्स इन दीज रीजन्स प्रैक्टिस द शिफ्टिंग। कुछ यहाँ पे मतलब कि जो है खेती का स्थानांतरण के लिए लोग स्थानांतरण खेती भी करते हैं, जिसमें आपके मैज़ी, मक्का, चावल वाली फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। और ये लोग 2 या 3 साल के लिए किसी एक जगह को साफ़ करते हैं और वहाँ पर फिर क्या करते हैं, उसकी सफाई करने के बाद खेती करते हैं। और फिर खेती करने के बाद जब उसकी जैसे उपजाऊ ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो उसको छोड़ के दूसरे एरिया में अपना काम करने लगे। उसके बाद आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। इसमें क्या एक स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शंस के लिए इसको उगाया जाता है। क्यों? थ्रू दिस मेथड्स, इस मेथड्स के अनुसार क्या करते हैं, लार्ज जो कॉमर्शियल्स पर्पस के लिए खेती की जाती है, जैसे तंबाकू, टी, कॉफ़ी, रबर, कोको, इसके जो की जाती है वो हमारी प्लांटेशंस के उसमें की जाती है। सो आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।